ओम नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृति। साबरमती रिपोर्ट नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। यह फिल्म सिनेमाघरों में है। इस फिल्म के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को गोधरा कांड की सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और अन्य लोग भी जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने इस घटना को देखा और जो शायद इस घटना को भूलने लगे हैं, उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। ये बहुत स्वाभाविक है कि साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है, इसके बाद गोधरा कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इसे आना भी चाहिए। लेकिन विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, इस चर्चा से बच रही हैं और जो एक खास किस्म का मीडिया है जिस पर इस्लाम और वामपंथ का प्रभाव है, वो भी इस पर चर्चा नहीं कर रही हैं। वे मौसम की जानकारी पर बात कर रही हैं, धुंध पर बात कर रही हैं, जहरीली हवा पर बात कर रही हैं, लेकिन इस फिल्म पर किसी ने बात नहीं की और न ही इस घटना का किसी ने जिक्र किया। क्यों? किसी को इससे क्या फ़ायदा और नुकसान है? इससे नुकसान ये है कि अगर इसकी असलियत, इसकी सच्चाई लोगों को मालूम पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाएगी और यूपीए सरकार के जो घटक दल उस समय थे, उसके साथ सरकार में, वो भी सब कटघरे में आएंगे। तो हमारी पीढ़ी के लोगों को तो अच्छे से याद है कि 2002 में गोधरा में क्या हुआ था, लेकिन आज की पीढ़ी और ख़ासतौर से वो लोग जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, वो 2002 में जिस समय घटना घटी बहुत छोटे रहे होंगे, उन्हें इसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होगा। इसलिए इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी बताना आवश्यक है। तो बता दें कि 27 फरवरी 2002 को सुबह सुबह साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से चलकर अहमदाबाद जाने के लिए पहुंचती है और रुकती है गोधरा स्टेशन पर। गोधरा स्टेशन अहमदाबाद के पहले पड़ता है और वहां पर मुसलमानों की उग्र भीड़ ने इस ट्रेन पर पथराव किया और इसके S6 कोच में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वैसे तो कई बोगियां क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन 59 श्रद्धालु जिंदा जलकर मारे गए। इस कोच में जो श्रद्धालु थे वो राम भक्त थे, जो अयोध्या से वापस जा रहे थे भगवान श्री राम के दर्शन करके, क्योंकि उस समय जो भगवान श्री राम का मंदिर था वो टेंट में चलता था। आपको याद होगा कि जो विवादित ढांचा है वो टूटने के बाद रामलला एक टेंट में विराजमान थे, उनके दर्शन करके गए हुए थे। आप सभी को मालूम है कि जो राम मंदिर का गर्भगृह जन्म स्थान है, उसको बाबर द्वारा तोड़कर उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था और इसलिए जो मुस्लिमों द्वारा ये बर्बरतापूर्वक ये जो कृत्य किया गया, वो उसका कारण भी वही था कि ये श्रद्धालु राम जन्मभूमि पर निर्मित राम के जो अस्थायी मंदिर हैं उसके दर्शन करके आ रहे थे। इसलिए इस घृणा और नफरत से कि जहाँ पर उनकी बाबरी मस्जिद थी, उस विवादित ढांचे को तोड़कर वहाँ पर टेंट में ही सही लेकिन रामलला विराजमान हैं और उनके दर्शन करके ये लोग आ रहे हैं, तो उन श्रद्धालुओं के प्रति भी कितना नफरत का भाव था। इसमें अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई ऐसे लोग थे जो इस पूरी कार्रवाई में अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठे, जिन्होंने देखा कैसे लोगों ने आग लगाई, कैसे लोगों को जिंदा जलाया, किस किस ने पथराव किया। तो ये जो नर पिशाचों की भीड़ थी, इसने पहले ट्रेन पर जमकर पथराव किया, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उससे 4 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन आपको एक और तथ्य, जो चूंकि पूरे मामले पर बहस ही नहीं हुई, आपको बता दें कि इस ट्रेन में 1700 से अधिक, 1700 से लेकर 2000 के बीच में श्रद्धालु थे जो अयोध्या से वापस गुजरात जा रहे थे और वो सारे के सारे उस ट्रेन में थे। तो जो चरमपंथी हैं, जो ये जिहादी तत्व हैं, इनका निशाना केवल S6 बोगी नहीं थी, इनका निशाना पूरी ट्रेन थी और वो जितने भी श्रद्धालु थे अयोध्या से वापस जाने वाले, उन सबको सबक सिखाना चाहते थे, सबको मार देना चाहते थे। और इसमें S6 जो कोच जला, उसमें अकेले 59 लोग मारे गए, अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जल गए और कई ऐसे हैं जो दिमागी संतुलन खो बैठे, जिनकी याददाश्त गायब हो गई। कई लोग जलने की वजह से जो ठीक नहीं हो पाए, अपंग हो गए।
इस तरीके से त्रासदी बहुत ही गहन त्रासदी है। बहुत से लोग गुमशुदा रहे, लौट कर घरों को नहीं आए, पता भी नहीं चला वो जले हैं, उनका क्या हुआ, संभवतः वो जल गए हैं। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस ट्रेन पर पथराव किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने पेट्रोल डालकर S6 की बोगी में आग लगा दी? वो कौन लोग थे जिन्होंने जो 4 से 5 कोच हैं उनको क्षतिग्रस्त किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को रोका? वो कौन से लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इस ट्रेन को मुस्लिम बाहुल इलाके में रोका ताकि जिहादी तत्व आसानी से इन हिंदुओं का शिकार कर सकें? देश को ये जानने का अधिकार था उस समय भी और आज भी, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू थे और इस देश में, हिंदू बाहुल्य देश में, हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। सोचिए, अगर इस तरह मरने वाले हिंदुओं की जगह मुसलमान होते तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती, सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती, विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती, स्वयं मुस्लिम समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होती, जितने भी धर्मनिरपेक्षता और मानवतावादी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, क्या विमर्श होता, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन वे हिंदू थे और हिंदुओं की बात करने में सांप्रदायिकता नजर आती है, इसलिए इस बात को दबाने के हर संभव प्रयास किए गए। लेकिन इस दानवीय कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप गोधरा में दंगे भड़क उठे, जिसमें लगभग 700 मुसलमान और 350 से अधिक हिंदू भी हताहत हुए। लेकिन विमर्श बनाने वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां और जो विमर्श बनाने वाला मीडिया है, जिसमें वामपंथी और इस्लामिस्ट समर्थित हैं, उन्होंने भरपूर पर्दा डालने की कोशिश की और इस पूरी ट्रेन में जो नरसंहार किया गया उसको दुर्घटना बनाने की कोशिश की। और किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की इसमें क्या हुआ साबरमती एक्सप्रेस में, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दंगे हुए, वो किसी ने नहीं बताया। लोगों को सिर्फ ये प्रचारित किया गया कि गुजरात में दंगे हुए जिसमें मुसलमानों का नरसंहार किया गया। लेकिन सही तो यह है कि दंगों में हिंदू भी लगभग लगभग उतने ही मारे गए जितने मुसलमान। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई कि जो साबरमती एक्सप्रेस है उसमें 1700 जो श्रद्धालु थे जो अयोध्या से वापस गए थे वो सभी निशाने पर थे। और जब विमर्श बनाया जाने लगा, विपक्षी दलों ने आक्रमण किया और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा की सरकार बहुत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। लोग 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार द्वारा ट्रेन में आग के कारणों तथा उसके बाद भड़के दंगों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केजी शाह कर रहे थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने हल्ला मचाया और कहा कि केजी शाह तो नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीकी हैं, इनसे जांच कराने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी जांच से क्या फायदा है। तो सरकार ने इसका फिर पुनर्गठन किया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक थे GT नानावटी, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बना दिया और फिर ये इन्वेस्टिगेशन किया गया। जो शाह थे उनकी मृत्यु इस बीच में हो गई, तो एक और जज हाई कोर्ट के थे मिस्टर मेहता, उनको लगाया गया। तो इस तरीके से इस आयोग का नाम रखा गया नानावटी शाह मेहता आयोग। गोधरा में क्या हुआ, ट्रेन में क्या हुआ, इसको भुलाने की कोशिश की गई, इस पर पर्दा डाला गया। लेकिन जो पोस्ट गोधरा राइट्स हुए उनको पूरी दुनिया में विमर्श के रूप में चलाया गया और समूचे हिंदू समुदाय, भाजपा, गुजरात सरकार और विशेषकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाने लगा और किया गया। पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। मोदी को अमेरिका वीजा ना मिले इसलिए बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं भारत के, कथित रूप से उन्होंने अमेरिका को ज्ञापन भी दिया। और इसके कुछ दिन बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और फिर तो इन्होंने पूरी तौर से अपना एजेंडा शुरू कर दिया। मुस्लिम तुष्टिकरण को धार देने के लिए जाल बिछाया जाने लगा कि ताकि मोदी को फंसाया जा सके। और जो 59 श्रद्धालु मर गए थे, जिंदा जला के मार दिया गया था जिनको, उनकी मृत्यु को महज दुर्घटना करार दिया जा सके। और इसलिए उस समय के जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, आप सभी लोग जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव ने एक बनर्जी आयोग का गठन किया रेलवे सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जांच करने के लिए। और बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा
कि जो कार सेवक थे, जो राम भक्त थे, वो कोच के अंदर खाना बना रहे थे और उनके चूल्हे से, गैस का चूल्हा था, उससे आग लग गई और ऐसे बोगी जल गई और उन्होंने जो बॉसेस चाहते थे वो कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका भी क्या स्तर हो गया है और वो क्या कर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने तीस्ता सीतलवाड़ नाम की एक कट्टरपंथी मुस्लिम महिला को आगे किया। उसने सब रंग नाम से एक एनजीओ, गैर सरकारी संगठन का गठन किया और उसके माध्यम से करोड़ों रुपए की फंडिंग जुटाई और भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक अभियान चलाया, टारगेटेड अभियान। बहुत बड़ा विमर्श खड़ा किया गया और उसी समय गुजरात के कट्टरपंथी नेता थे अहमद पटेल। उन्होंने भी भाजपा और मोदी के विरुद्ध षड्यंत्रकारी विमर्श के माध्यम से इन सबको फंसाने की कोशिश की और जिसने इस काम को अच्छे ढंग से अंजाम दिया था उसको कांग्रेस का पुरस्कार मिला। अहमद पटेल ने एक आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को मोहरा बनाकर आगे किया और नए नए विमर्श गढ़े। कांग्रेस वामपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों और अर्बन नक्सलियों के लगातार षड्यंत्र के कारण कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। भाजपा के कई नेता भी जेल में रहे लेकिन बाद में छूटे। और जो तीस्ता सीतलवाड़ है, इनके जैसे अनेक नेता हैं, इन्होंने सांप्रदायिकता का कार्ड जो खेला, मुस्लिमों को विक्टिम बनाया, हिंदुओं को आक्रामक बनाने का काम किया, इनकी इन उल्लेखनीय सेवाओं से खुश होकर कांग्रेस ने उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया, तीस्ता सीतलवाड़ को। और इसके बाद जब यूपीए की सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, तो उन्होंने अपनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में इनको सदस्य बनाया। और आपको शायद याद ना हो, मैं आपको याद दिला दूं कि जो यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक सांप्रदायिक हिंसा बिल लाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड और जो धर्मस्थल कानून है इससे भी खतरनाक था। उस सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को बनाने के लिए काम जो है उसकी ड्राफ्ट कमेटी थी, उसमें भी तीस्ता सीतलवाड़ थे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी। लंबे समय तक विमर्श चलता रहा, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध फंसाने की कोशिश होती रही, लेकिन वो तमाम झंझावटों से मुक्त होते रहे। अनंतो गत्वा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। उसने समूचे मामले का एक तरीके से पुनर्मूल्यांकन किया, पुराना दोबारा देखा, रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को जो रिपोर्ट दी, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो विघटनकारी शक्तियां थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो किसी न किसी तरह से एक विमर्श को शुरू किए रहना चाहती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लांछित करने के उद्देश्य से कई प्रयास किए गए। उनमें से एक खतरनाक गंभीर प्रयास था बीबीसी के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे षड्यंत्रकारी झूठे विमर्श शामिल किए गए थे और ये असलियत से बहुत दूर थी। इसका फर्क पड़ता, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया। लेकिन बैन करने के बाद भी कांग्रेस ने तमाम माध्यमों से इसका प्रदर्शन करवाया, हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर, सिर्फ इसलिए कि जो गोधरा के दंगे हुए, पोस्ट गोधरा, उनको उसी फॉर्म में जैसा कांग्रेस चाहती थी, जैसा विमर्शवादी चाहते थे, उसी रूप में लोगों को बताया जा सके और ये धारणा मजबूत की जा सके कि मोदी ने मुसलमानों का नरसंहार करवाया है। अब ये जो फिल्म रिलीज हो रही है, साबरमती रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे सुनियोजित ढंग से ट्रेन पर आक्रमण किया गया, कैसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार और उसके घटक दलों ने पूरी घटना को एक दुर्घटना बताने की कोशिश की। ये सब कुछ पता चल जाएगा। इस फिल्म को अधिकांश राजनीतिक दल तो इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया भी इग्नोर कर रहा है, लेकिन मेरा मत है, आप सभी को चुप नहीं रहना चाहिए। कोई भी राष्ट्रवादी तत्व चुप नहीं रह सकता है। आज की युवा पीढ़ी को इसे अवश्य देखना चाहिए, देखना तो सभी को चाहिए और ये समझना चाहिए हिंदू बाहुल्य इस देश में हिंदुओं के साथ किस किस्म का भेदभाव किया जाता है। यह समझ इन युवाओं के भविष्य, अस्तित्व और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश राजनीतिक दल मुस्लिमों
कि थोक वोट बैंक के सौदागर हैं और इसलिए हिंदुओं के वास्तविक मुद्दों को उठाने से भी कतराते हैं। और बात अगर मुसलमानों की हो तो आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक दल क्या करेंगे। तो ऐसे में मुसलमानों को ही चुनेंगे और हिंदुओं की जान की कोई भी कीमत नहीं होगी। तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे ऐसे छिपे तत्वों को दिखाया गया है जो अन्यथा नहीं मिलते, जिसमें इनकी रिपोर्ट से, नाना भट्टी की रिपोर्ट से और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस फिल्म को बनाने की कोशिश की गई। हो सकता है फिल्म डायरेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी ना हो, एक्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी ना हो, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी ना हो, लेकिन इस फिल्म में जो सत्यता दिखाई गई है, फिल्म निर्माता और निर्देशक ने जिस साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और सभी को इस गोधरा कांड की सच्चाई बतानी चाहिए। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।